तो ये जातिगत जनगणना था ही नहीं, ये तो राजनीतिक गणना थी। बिहार और देश के सामने सबसे बड़ा झूठ परोसा गया उसी दिन जातीय जनगणना के रूप में कि 2 सरकारी जातियों को छोड़ दे तो कोई जाति संतुष्ट नहीं है इस जनगणना से। तो उस समय के नेताओं पर जनता को भरोसा था और लोग ये जानते थे कि इतने बेईमान नहीं हो सकते जितने कि आज। नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी या लालू प्रसाद यादव जी अपने गांव के या घर के जमीन बेचकर तो देश का और राज्य का विकास नहीं कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आप जनसंख्या बढ़ाने को लेकर प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जिसके जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कि हमने इस देश के जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान दिया, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक पर आ गए। और नीतीश जी और तेजस्वी जी के अनुसार हमारी आबादी 37 लाख 37.5। ये एक बंद कमरे में बैठकर केवल राजनीतिक लाभ के लिए कि कौन सी जाति के लोग हमें वोट देते हैं उनकी आबादी अधिक दिखाओ, कौन सी जाति के लोग हमको वोट नहीं देते हैं उनकी आबादी घटाओ। आप हमारी आबादी देश दुनिया के समक्ष घटा सकते हैं, लेकिन हमारी जो शेरदिली है उसको मिटा दे, या आपके बंदूक आपके तलवार में ताकत नहीं है। केवल भूमिहार और ब्राह्मण तक ही सीमित नहीं रहेंगे, अब वो समय आ गया है कि अब भूरा बाल को एकत्रित होना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। जिस युवा राजनेता से हमने आपको बातचीत करवाने मिलवाने का वादा किया था, आज हमारे साथ हैं, चेहरे से परिचित होंगे, आशुतोष कुमार नाम है, भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, बिहार में भूमिहार ब्राह्मण एकता को लेकर लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना यानी जातीय सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से कई अहम मुद्दों को आशुतोष कुमार ने उठा दिया है, जिसको लेकर सामाजिक स्तर पर लोगों में एकजुटता भी सामने आने लगी है। कई सारे अहम मुद्दे हैं जिसको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आशुतोष जी से। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, सरकार ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया, सब लोग खुश हैं, आशुतोष जी क्यों नहीं खुश हैं? 2 अक्टूबर का आपने जिक्र किया तो हम वहीं से बात शुरू करना चाहेंगे कि दुनिया को सच का राह, सच्चाई का राह दिखाने वाले महात्मा गांधी जी और एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती के अवसर पर बिहार और देश के सामने सबसे बड़ा झूठ परोसा गया उसी दिन जातीय जनगणना के रूप में। और यदि सभी जाति के लोग संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 2 सरकारी जातियों को छोड़ दे तो कोई जाति संतुष्ट नहीं है इस जनगणना से। हर जाति के लोग अलग अलग अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और अपनी अपनी समस्याएं हैं। और यहाँ तक कि जिस पार्टी के लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जिन्होंने जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसी पार्टी के सांसद और विधायक भी खुश नहीं है, उसी पार्टी के नेता खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी जाति की गिनती नहीं की गई, हमारी जाति की जनगणना सही तरीके से नहीं हुई, हमारी आबादी घटा दी गई है। तो हमारा ये कहना है कि अब वो 1931 वाला भी जमाना नहीं है जी, और 1931 वाले नेता भी नहीं है। 1931 में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं रहते भर में भी जातीय जनगणना जो करवाया गया था, जिस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों साथ में था, तो उस समय के नेताओं पर जनता को भरोसा था और लोग ये जानते थे कि इतने बेईमान नहीं हो सकते जितने कि आज हैं। और 100% बेईमानी नहीं हो सकती है, कुछ हेरा फेरी हुई होगी लेकिन 100% बेईमानी नहीं हो सकती है। लेकिन आज ये लोग वही 1931 का ही जमाना समझ रहे हैं। आज ये लोग समझ रहे हैं कि बस रेडियो पे ही लोग समाचार सुन रहे हैं, हम जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर देंगे लोग मान जाएंगे। और इनकी जो मंशा थी कि मंडल कमीशन के बाद मंडल 2 लाना है, फिर देश में अगड़ा पिछड़ा फॉरवर्ड दलित करना है, और ये करके हमको 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमको इसका लाभ उठाना है। तो आप देख सकते हैं कि जिस समय मंडल आयोग रिपोर्ट की सिफारिशें लागू की गई थी और देश में मंडल कमंडल की हवा बहुत तेजी से बही थी और काफी लोग सड़कों पर उतरकर संघर्ष भी किए थे, गोलियां तक चलाई गई थी इसी बिहार में लालू यादव के आदेश पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
मंडल कमीशन का यदि फायदा मिलना होता तो जनता दल की सरकार कंटिन्यू करती और पूर्ण बहुमत की सरकार होती। लेकिन उसके बाद जो हश्र हुआ ये तो पूरी दुनिया के सामने है। और जबकि उस समय पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के बहुत नेता नहीं थे, और आज तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर तमाम जातियों के अपने अपने नेता हैं, अपनी अपनी गोलबंदी करके अपनी अपनी राजनीति लोग कर रहे हैं। तो अभी ये चाहेंगे कि हम लकड़ी लेकर और भैंस को पूरे तबेले को हाँक दे, जिधर चाहेंगे वो हाँक जाएगा, तो संभव नहीं है। अब कुशवाहा का अलग नेता है, मल्लाह का अलग नेता है, माझी का अलग नेता है, मुसहर का अलग नेता है, पासवान का अलग नेता है, सभी जातियों के अलग अलग नेता है। तो और सभी इस जातीय सर्वे से नाखुश हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हम अपने स्तर से सर्वे करवाएंगे। तो ऐसी स्थिति बनते जा रही है बिहार में कि बिहार में जितनी भी जातियां सब अपने अपने लेवल पर सर्वे करवाएंगे। लेकिन आशुतोष जी, आपने जो सवाल उठा दिया है, बिहार में जिस चीज से सरकार लोगों का ध्यान बांटना चाहती थी, आपने कह दिया ठीक है भाई, आपके सर्वे को मान लेते हैं, हमारी संख्या 3% से कम हो गई, जो स्वर्णों की संख्या थी घट गई बिहार में, लेकिन टैक्स जब हम देते हैं तो फिर अधिकार दूसरे को क्यों दीजिएगा? कैसे ये सवाल आप उठा सकते हैं? जैसे इनका कहना था कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हमारा भी कहना है कि जिसके जितनी टैक्स देनदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अधिक टैक्स हम देते हैं, या कोई देता हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे, चाहे वो राजपूत दे, चाहे मुसलमान दे, चाहे यादव दे, या भूमिहार दे, या ब्राह्मण दे, या मुसहर दे। जी, आप सर्वे करवा लीजिए ना कि सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है, और जो लोग टैक्स देते हैं उस आधार पर उनको सरकारी सुविधाएं दी जाए। जी, क्योंकि इस देश के सर्वांगीण विकास में उनका सबसे अधिक योगदान रहा है। आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस टैक्स के पैसे से हो रहा है ना। नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी या लालू प्रसाद यादव जी अपने गांव के या घर के जमीन बेचकर तो देश का और राज्य का विकास नहीं कर रहे हैं, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा रहे हैं। उनको टैक्स मिल रहा है, जनता का टैक्स मिल रहा है। तो टैक्स कौन दे रहा है? जो टैक्स दे रहा है सबसे पहले तो कि इस देश के विकास में जिसका सबसे अधिक योगदान है, उसको सबसे पहला उसका पहला अधिकार बनता है इस देश के संसाधनों पर। और जो इस देश के विकास में इस देश के विकास के टांग पकड़ के पीछे खींच रहा है, आबादी बढ़ाकर, देश की जनसंख्या बढ़ाकर, रोज नया एक मुसीबत खड़ा कर रहा है इस देश के लिए, उसका हक इस देश के संसाधन पर सबसे पीछे होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये देश हित में है कि नहीं है, हम आपके बिहार टॉक्स की जनता से पूछना चाहते हैं, दर्शकों से पूछना चाहते हैं, आपके तमाम जितने भी दर्शक हैं, कि जो हमने बात कही कि इस देश के सर्वांगीण विकास में या इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो सबसे अधिक टैक्स देते हैं, सबसे अधिक अपना आर्थिक योगदान देते हैं, क्या उनका इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार नहीं होना चाहिए? और इस देश में के विकास में जो सबसे बड़े बाधक हैं, जो जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, रोज नई नई मुसीबतें खड़े कर रहे हैं, चाहे वो राज्य के लिए चाहे देश के लिए, क्या उनका इस देश के संसाधनों पर सबसे बाद में अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या उनको इस देश के संसाधनों से वंचित नहीं करना चाहिए? क्या उनको चुनाव लड़ने से वंचित नहीं कराना चाहिए? क्या उनको अन्य सुविधाओं से वंचित, क्या उनको जो राशन पानी मिलता है इससे नहीं वंचित कराना चाहिए? आप नारा देते हैं हम दो हमारे दो, रोज संसद भवन से लेकर और बाहरी मीडिया में आप आवाज उठाते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बननी चाहिए, और दूसरे तरफ आप जनसंख्या बढ़ाने को लेकर प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जिसके जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भैया सबसे बड़े मूर्ख तो हम लोग हुए कि हमने इस देश के जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान दिया। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक पर आ गए, और ये सोचा कि नहीं भाई, हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, संसाधन सीमित है, देश कहां जाएगा, राज्य कहां जाएगा। और एक तरफ लोग कोई विचार नहीं किए, जनसंख्या बढ़ाने पर केवल ध्यान दिए, और सरकार भी उनको कह रही है कि नहीं आप बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। तो क्या इस तरीके से आप अपने राज्य का या अपने देश का कभी विकास कर पाएंगे?
लेकिन आशुतोष जी, एक बड़ा अब सवाल ये है कि बिहार में जिस पॉलिटिक्स को, जिस धारा को आप आगे बढ़ा रहे थे, अगर बिहार में लोकसभा की बात कर दे तो बेगूसराय से शुरुआत करते हैं। बेगूसराय, नवादा, जहानाबाद, मुंगेर, आरा की भी बात कर लेते हैं, महाराजगंज की बात कर लेते हैं, मोतिहारी की बात कर लेते हैं, आपको आगे चलते हैं तो सीतामढ़ी की भी बात कर लेते हैं, मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं। मिला जुला के 13 से 14 लोकसभा सीटों पर भूमिहार निर्णायक भूमिका में है। लगभग 33 विधानसभा सीटें हैं जहां पर अगर एकजुटता हो तो नया एक इतिहास बन जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 3% से कम हो गए, जमीन आपके पास 40% है। कोई बड़े नेता हैं, दलित नेता हैं, उदित राज, वो कहते हैं कि भाई ये कैसे होगा। ये क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, उदित राज और एक दो और नेता हैं उनके जैसे, रामदास अठावले हो गए, उदित राज हो गए, इनको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जो दलितों का सबसे अधिक हकमारी किए हैं। ये वही लोग हैं जो खुद सांसद रहे, लेकिन एक बार सांसद रहने के बाद अपनी सीट कभी गरीब दलितों के लिए नहीं छोड़े कि भाई ये इस पर गरीब दलित कोई लड़के चुनाव लड़कर संसद भवन पहुंचे, विधानसभा पहुंचे और उसको उसका अधिकार मिले। ये वही लोग हैं जो खुद एसी कमरे में और चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं और अपने बच्चों के लिए आरक्षण की मांग करते हैं और आरक्षित श्रेणी में उनका फॉर्म भरवाते हैं। इसलिए इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक 2% और 3% की बात है, तो एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा सर्वे करवाई गई थी दैनिक अखबार के तरफ से जी। दैनिक अखबार है, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका 10 से 12 लाख सर्कुलेशन है पूरे बिहार में, तो आप समझ सकते हैं कि टॉप लेवल पर ही है। जी। उसने भूमिहारों की जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक की थी बिहार के 40 लोकसभा सीटों में। तो उनके मुताबिक 57 लाख वोटर्स थे भूमिहार जी। 40 लोकसभा सीटों में। जी। 57 लाख वोटर्स भूमिहार, जो कि 18 प्लस थे, 18 से 0 से लेकर 18 साल तक वालों की आबादी छोड़ दीजिए। तो यदि इनको भी ऐड कर दिया जाए तो 25-30 लाख और बढ़ जाएंगे जी, आराम से। तो आबादी हमारी 80 से 90 लाख हुई, 1 करोड़ के आसपास हुई। जी। और नीतीश जी और तेजस्वी जी के अनुसार हमारी आबादी 37 लाख, 37.5 लाख। जी। तो बाकी की आबादी क्या ये लोग खा गए? आसमान निगल गया कि धरती निगल गया? कहाँ चली गई हमारी आबादी? तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हेराफेरी हुई है। और ये बंद कमरे में बैठकर केवल राजनीतिक लाभ के लिए कि कौन सी जाति के लोग हमें वोट देते हैं उनकी आबादी अधिक दिखाओ, कौन सी जाति के लोग हमको वोट नहीं देते हैं उनकी आबादी घटाओ, समीकरण इस हिसाब से बैठाओ। तो ये जातिगत जनगणना था ही नहीं, ये तो राजनीतिक गणना थी और राजनीति से प्रेरित गणना थी। इसलिए इस पर कोई संदेह नहीं और कोई सवाल नहीं है कि ये जातिगत जनगणना बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फर्जी है। और बिहार की जनता इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने शुरुआत में ही कहा कि 2 सरकारी जातियों को छोड़ दीजिए जिन्होंने सबसे अधिक पिछड़ों और अति पिछड़ों की हकमारी की है विगत 35 वर्षों में। जी। आप यदि आरटीआई करके देख लेंगे तो बिहार में जितने भी पिछले 35 वर्षों में, जब से लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार की सरकार रही है बिहार में, जी। आप सर्वे करा लीजिए, आरटीआई से मंगवा लीजिए कि जितने भी बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती हुई है, दरोगा भर्ती हुई है, या फिर ब्लॉक स्तर की जो बहालियां हुई हैं, कौन से जाति के कितने लोग भर्ती हुए हैं, आप स्पष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर पूरा फिगर स्पष्ट हो जाएगा कि पिछड़ों का और अति पिछड़ों की हकमारी किसने की है। लेकिन आशुतोष जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं कहीं ना कहीं सत्यता के करीब जा रहा है। जब आपकी आबादी 3% से कम है तो बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देख लें तो जदयू जैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार, कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार, बीजेपी में जो बड़ा पद है नेता प्रतिपक्ष का भूमिहार, सीपी ठाकुर अगर रिप्लेस होते हैं तो विवेक ठाकुर आ जाते हैं, कभी कैलाशपति मिश्र की जयंती मनानी पड़ जाती है। राजद की बात करें तो अनंत सिंह से लेकर अजय सिंह और जितने लोग एमएलसी जीते हैं सबकी भी बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें तो अरुण कुमार उधर नजर आते हैं, हुलास पांडे नजर आते हैं। तो बिहार में जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जब आपकी आबादी 3% से कम है तो फिर शीर्ष पे आप क्यों हैं? देखिए, आप षड्यंत्र करके कागजों में हमारी आबादी घटा सकते हैं, हमारे भीतर की जो नेतृत्व क्षमता है उसको आप नहीं छीन सकते। हमारे भीतर का जो नेतृत्व कुशलता है उसको आप कागजों में चाहकर भी मिटा नहीं सकते हैं। आपके कलम में इतनी ताकत नहीं है। आप हमारी आबादी देश दुनिया के समक्ष घटा सकते हैं, लेकिन हमारी जो शेरदिली है उसको मिटा दे, ये आपके बंदूक, आपके तलवार में ताकत नहीं है। इसलिए तमाम पार्टियों की मजबूरी है
उनको चाहिए बढ़िया रणनीतिकार, उनको चाहिए बढ़िया नेतृत्वकर्ता, उनको चाहिए लोगों को जोड़ने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला राजनेता। तो पार्टियां किसके पास जाएंगी? पार्टियां हमारे पास ही आएंगी। चलिए आपकी बातों को मान लेते हैं। अब बताइए 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। आप एक अलग बड़े मुहिम को लेकर विगत 10 वर्षों से चल रहे हैं, आपका भी असर नजर आ रहा है। भूमिहार ब्राह्मण एकता कितनी मजबूती तक पहुंच पाए? देखिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना आसान होता है, लेकिन जिस जाति जिस समाज में सब नेता ही है, उसको संगठित करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हम लोग इसमें बहुत हद तक सफल हुए हैं। और शुरुआत के दिनों में 10-11 वर्ष पहले जब हम घर से निकलते थे, तो लोग कई तरह के उदाहरण देते थे कि अरे बाभन बैंक के तराजू पर तोलल जाला, ये सब तराजू पर तोला सकेला, ऐसे ऐसे करके उदाहरण बहुत सारा लोग देते थे। कभी लोग का पंचायती नहीं होता है, कभी ये समाज एकजुट नहीं हो सकता। लेकिन सैकड़ों ऐसा उदाहरण आप लोगों ने भी देखा होगा कि बिहार का पटना का शायद ही कोई ऐसा सभागार हो, शायद कोई ऐसा फील्ड हो जो हम लोगों ने भरा नहीं हो। और 1400-1500 सभा सम्मेलन पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, दिल्ली में, गुड़गांव में, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने किया। और 2019 में 7 नवंबर को जो गांधी मैदान में हम लोगों ने लाखों की संख्या में समाज को एकत्रित किया था, और अब 5 नवंबर को वापस बेगूसराय में हम लोग कर रहे हैं। और जिस हिसाब से वहाँ के लोगों का जो इस महापंचायत को लेकर जो उत्सुकता देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि ये गांधी मैदान का भी रिकॉर्ड टूटेगा। उसके बाद 26 नवंबर को गया में है, फिर दिसंबर में हम लोग बरबीघा में कर रहे हैं। तो 24 को लेकर जो आपका सवाल है, सबसे पहले तो हम समाज को संगठित कर रहे हैं और संगठित करने में बहुत हद तक सफल भी हुए हैं, और ये संघर्ष हमारा निरंतर जारी रहेगा। बाकी हमारी ये कोशिशें हैं कि जहाँ पर, जैसे आपने जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों का नाम गिनवाया, जहाँ पर हमारा प्रभुत्व है, जहाँ पर हमारी भागीदारी सुनिश्चित होती थी, वहाँ से किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर होने की वजह से उन सीटों से हमें वंचित कर दिया गया। जैसे आप देख सकते हैं, जहानाबाद का उदाहरण ले लीजिए, पाटलिपुत्र, ऐसे बहुत सारे, मुजफ्फरपुर का उदाहरण ले सकते हैं। तो इन सीटों से हमें वंचित कर दिया गया और किसी और जाति को ये सीटें उनके कोटे में दे दी गई। तो हमारी कोशिश है, हमारी मांग है कि जो सीटें हमारे कोटे की थी वो हमारे कोटे में ही दिया जाए, और केवल भूमिहार और ब्राह्मण तक ही सीमित नहीं रहेंगे। अब वो समय आ गया है कि अब भूरा बाल को एकत्रित होना पड़ेगा। भूरा बाल के साथ साथ और भी 15% यदि सरकारी कागजों में आबादी हमारी दिखाई गई है वर्तमान सरकार के तरफ से, तो उसमें शेख सैयद पठान भी शामिल हैं, वो भी सामान्य जाति से आते हैं। तो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, शेख सैयद, पठान, इन तमाम 7 जातियों को संगठित करके अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, और ये संदेश देना होगा समाज के बीच में जाकर कि अब नहीं तो कब। इतने बड़े षड्यंत्र के बाद भी यदि आप संगठित नहीं होते हैं, तो आपके इस दुर्दिन का, आपके इस दुर्दशा का जिम्मेवार आप स्वयं हैं, कोई और नहीं है। तो इसके बाद हमारी कोशिश ये भी होगी कि तमाम वर्गों के बीच में जाए, जो अलग अलग संगठन चल रहे हैं, जैसे करनी सेना है, क्षत्रिय महासभा है, कायस्थ महासभा है, ब्राह्मण सभा है, या मुस्लिम में भी जो सवर्ण है उनके भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनसे भी हम लोग संपर्क साधेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आगे 3-4-5 महीने का समय लेकर पटना में एक बड़े स्तर पर, चाहे वो मिलर हाई स्कूल में हो या गांधी मैदान में हो या जहाँ भी हो, सर्वसम्मति से एक बड़े स्तर पर तमाम सामान्य वर्ग जो कि आज के डेट में वास्तविक शोषित हैं जी, इनकी एक सभा बुलाई जाए, इनका एक सम्मेलन किया जाए, और वहां से हम लोग कुछ मांग रखें सरकार के समक्ष और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करें। ये हैं आशुतोष कुमार, जो बिहार में ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच को लेकर काफी बेहतर काम कर रहे हैं और समाज में जागृति भी पैदा कर रहे हैं। इनका मानना है कि जानबूझकर सरकारी साजिश के तहत बिहार में भूमिहारों की संख्या को कमतर करके आंका गया है। लगातार ये लोगों के संपर्क में है और कई सारे बड़े कार्यक्रम बिहार में आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में 5 नवंबर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज ग्राउंड में आशुतोष कुमार जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से बिहार में एक नई राजनीतिक दशा और दिशा तय करेंगे। साथ ही साथ टैक्स वाले बयान पर कायम है और इनका कहना है कि जो समाज सबसे ज्यादा कुर्बानियां देता है, समाज के लिए त्याग करता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, फिर उसके हक और हकूक की भरपाई
कौन करेगा? ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।